नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ऐसे युवा की कहानी लेकर जो विभिन्न प्रकार से हम में से हर किसी को अपनी ही कहानी सी लगेगी। कहानी को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। सुबह का समय है। विशाल अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। विशाल भारतीय सिविल सर्विसेज आईएएस में चयन के लिए तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वह 2 बार परीक्षा पिछले 2 साल में दे चुका है। इस बार का परीक्षा परिणाम कल शाम को ही आया था और विशाल फिर से फाइनल लिस्ट में चयनित नहीं हुआ था। विशाल के पिता सूरज भान किसान हैं। कल जब परीक्षा परिणाम आया तो विशाल बहुत दुखी हुआ, खूब रोया और बोला कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यदि मेरा चयन नहीं हुआ तो अब शायद नहीं होगा कभी भी। न जाने कब मैं नौकरी लगूंगा, कब तक मैं पिताजी आप पर बोझ बनकर रहूंगा। एवं भांति भांति के प्रलाप वह करता रहा। सूरज भान ने भी चुपचाप उसकी सारी बातें सुनी, उसे कुछ ना कहा ताकि वह अपने मन का दुख आंसुओं के माध्यम से पूर्णतया बहा दे और अपनी असफलता को यहीं भूलकर फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाए। जैसे तैसे समझा बुझाकर सूरज भान और विशाल की माँ जानकी देवी ने उसे चुप कराया और खाना खिलाया। फिर सूरज भान बोले कि बेटे, तुम हम पर बिल्कुल भी बोझ नहीं हो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है नौकरी लगने की? अरे अभी तो तेरे माँ पिताजी की बाजुओं में बहुत ताकत है। अपने खेतों की मिट्टी में पसीना बहाकर फिर से खूब सारा अनाज पैदा करेंगे। तू क्यों चिंता करता है? पढ़ाई कर आराम से। हमारे भी तो तू इकलौती संतान है और किसके लिए हमें कुछ करना है। फिर भी विशाल इसी बात को दोहराता रहा कि न जाने कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी उम्र अभी 26 साल है, किंतु उसे तो आज के आज ही कलेक्टर बनना है। फिर सूरज भान ने उसे चुप कराकर सुला दिया और अभी सुबह के 9 बज रहे थे, किंतु विशाल अभी भी कमरे में ही था। तो सूरज भान कमरे में गए और उन्होंने देखा कि विशाल पढ़ रहा है। उसके पास गए तो उसकी लाल आंखें और चेहरे की सूजन बता रहे थे कि वह रात भर नहीं सोया है। तब सूरज भान ने उसे बाहर आने को कहा। कुछ देर बाद विशाल अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि सूरज भान ने चूल्हे पर एक भगोना चढ़ा रखा था और विशाल से बोले कि बेटे, तुम्हारी माँ तो खेत में काम करने गई है। मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लगी तो मैं यहीं रुक गया। अब मुझे भूख लग रही है तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बनाकर खा लिया जाए, तो वही बना रहा हूँ। तब तक तुम ये कुछ पत्थर रखे हैं और इन्हीं के पास हथौड़ा रखा है जिससे इन्हें 2-2 टुकड़ों में विभाजित करना है। यह तुम कर लो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं कर लेता। तो विशाल बोला, हाँ पिताजी, अभी लीजिए, मैं कर दूंगा, आप आराम कीजिए। खिचड़ी भी मैं बना दूंगा। और सूरज भान चारपाई पर लेट गए। इधर विशाल ने हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने लगा और साथ ही खिचड़ी भी बनाने लगा। लगभग 10-15 मिनट बाद सूरज भान ने विशाल को आवाज लगाई कि बेटे, ला खिचड़ी ले आ, बहुत तेज भूख लगी है। विशाल ने खिचड़ी देखी जो कि अभी तक पकी नहीं थी, तो उसने बोला, पिताजी अभी वक्त लगेगा, खिचड़ी कच्ची है। लगभग 10 मिनट बाद सूरज भान पेट पकड़े पकड़े चूल्हे के पास आए और खिचड़ी देखते हुए बोले, अरे पकती क्यों नहीं है तू? भूख से जान निकली जा रही है मेरी। तब विशाल बोला, पिताजी धैर्य रखिए, हो जाएगी तैयार। ऐसी भी क्या ही जल्दी हो गई है आज आपको? अभी तो इसे पकते हुए समय हुआ ही कितना है। 15 मिनट और पकने दें, मैं खुद ले आऊंगा, आप जाकर आराम करें। तब सूरज भान बोले, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे तो अभी का अभी अपनी भूख शांत करनी है। तब विशाल बोला, पिताजी यदि खिचड़ी खानी है तो रुकना पड़ेगा, और भूख ही शांत करनी है तो फिर मैं रसोई से कुछ और ला देता हूँ, वह खा लीजिए। तब सूरज भान बोले, आज खाऊंगा तो खिचड़ी ही। तो विशाल बोला, तो फिर धैर्य रखिए, खिचड़ी को कम से कम खाने लायक तो पकने दीजिए, फिर मैं ले आऊंगा। तब सूरज भान चुपचाप जाकर चारपाई पर लेट गए। लगभग आधा घंटे बाद विशाल खिचड़ी लेकर आया और सूरज भान को खाने के लिए कहा। तब सूरज भान ने कहा कि बेटे, अब तो पक गई क्या पूरी तरह से?
हो गई क्या खाने लायक? तब विशाल बोला, जी पिताजी। तब सूरजभान ने कहा कि बेटे, इस खिचड़ी की ही भांति अभी तक तुम भी पूरी तरह से पककर तैयार हुए नहीं हो, और यदि नौकरी ही लगना है तो आज ही लग जाओ, किंतु यदि कलेक्टर बनना है तो अभी इस किताबों की भट्टी की आग में खुद को धैर्य से और पकाना होगा। जब तक पूर्णतया पकोगे नहीं, तब तक इस आग को बुझा नहीं सकते और खुद को इन किताबों के चूल्हे से नीचे उतार नहीं सकते। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें बनना क्या है। अब तुम्हें नौकरी लगना है या कलेक्टर बनना है, वह तो तुम तय करो। फिर सूरजभान बोले कि और वो पत्थर टूटे कि नहीं? तब विशाल बोला, नहीं टूटे पिताजी। पता नहीं कैसे पत्थर हैं, देखने में तो इतने कठोर नहीं लग रहे, किंतु हैं बड़े ही कठोर। तब सूरजभान बोले कि बेटे, ये बड़े ही विशेष पत्थर हैं, इन पर जब तक 50 बार हथौड़े से नहीं मारोगे तब तक ये नहीं टूटेंगे। फिर सूरजभान ने एक पत्थर लिया और उस पर हथौड़े से 50 बार चोट की और वह टूट गया। तब विशाल बोला, काश मैंने एक पत्थर को ही धैर्य से तोड़ने की कोशिश की होती तो मैं भी तोड़ देता और ये भ्रम मेरे मन मस्तिष्क में ना हो पाता कि ये पत्थर नहीं टूटेंगे। तब सूरजभान चुपचाप उठे और अपने कमरे से कुछ कागज लेकर बाहर आए और विशाल को दिखाते हुए बोले, यह देखो, किसी जमाने में मैं भी कलेक्टर बनने का सपना देखा करता था। यह मेरे परीक्षा परिणाम और उस वक्त के अखबारों की कुछ कटिंग है। मैं भी 2 बार तुम्हारी ही तरह है आखिरी चरण में बाहर हुआ था और फिर मेरा मन उचट गया और मैंने उस पत्थर पर चोट करना बंद कर दिया। अब किसे पता वह मेरी 49वीं चोट हो। यदि मैं केवल और केवल एक और चोट कर देता तो वह पत्थर जरूर टूट जाता और आज मैं भी एक सामान्य किसान ना होकर कलेक्टर होता। मैंने आज तक तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया था, क्योंकि इससे तुम पर बिना बात का दबाव बन जाता कि तुम्हें कलेक्टर बनना ही है। किंतु आज जब तुम्हें टूटते देखा तो मुझे लगा कहीं सफलता के इतना करीब आकर तुम भी मेरी ही तरह है अपने सपने से दूर ना हो जाओ। तो बेटे, क्या पता तुम भी आज 49वीं चोट कर चुके हो और सफलता बस एक चोट ही तुमसे दूर हो। तो इस ज्ञान के चूल्हे से मत उतरो और लगातार इस पत्थर पर चोट करते रहो। जितनी चोट कर चुके इस पत्थर पर उतनी तो संख्या कम ही हुई है और सफलता से तुम्हारी नजदीकियां बढ़ी ही हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारे अपने तुम्हारी वजह से अपने सुखों से दूर जा रहे हैं। अरे, हमारा सुख तो तुम्हारी सफलता में और तुम्हारे उसके लिए किए गए प्रयासों में ही छुपा हुआ है। यदि तुम तुम्हारी मेहनत में पूरी ईमानदारी और तन्मयता से लगे हो तो हम सुखी ही हैं। बस यूं दोबारा असफल होने पर खुद को दुखी मत करना, ना ही टूटना कभी। बस ये सोचना कि अभी तक पूर्णतया कलेक्टर बनने लायक तुम पककर तैयार हुए नहीं हो और कुछ चोट या आखिरी चोट करनी अभी भी बाकी है। फिर सूरजभान ने विशाल को गले लगाया और दोनों ने मिलकर खिचड़ी खाई। कुछ समय बाद जानकी देवी भी आ गई और विशाल के चेहरे की शांति और सुकून को देखकर बोली, अच्छा, तो आज पिताजी ने खिचड़ी और पत्थर का पाठ पढ़ा दिया लगता है। फिर तीनों हंसने लगे और विशाल अपनी पढ़ाई में दोबारा से जुट गया पूरे जी जान से। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स करें, कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।